नमस्कार, मेरा नाम है वर्तिका नंदा। आज हम बात करेंगे दृश्य माध्यमों की भाषा के बारे में। इस विषय को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मीडिया का वर्गीकरण तीन प्रमुख किन हिस्सों में किया जा सकता है। एक है पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर यानी कि जन सेवा प्रसारक। फिर है सामुदायिक मीडिया जिसे कम्युनिटी मीडिया भी कहा जाता है। और तीसरा व्यावसायिक मीडिया यानी कि कमर्शियल मीडिया। जन सेवा प्रसारक, जैसा कि नाम से ही विदित होता है, एक ऐसा प्रसारक जो कि जनता के हितों के लिए, जनता के लिए और जनता की ही पूंजी से चलता है। इसमें एक बड़ी मिसाल आकाशवाणी और दूरदर्शन। इसे समझना इसलिए जरूरी है कि भाषा की शुद्धता, भाषा के साथ होने वाले प्रयोग इस बात पर बहुत हद तक निर्भर करते हैं कि वो संचालित कहां से हो रहा है। जन सेवा प्रसारक क्योंकि जनता के हितों के लिए काम करता है और उसके लिए राष्ट्रीयता बहुत ज्यादा मायने रखती है। हम ये पाते हैं कि इतने सालों बाद भी आज तक दूरदर्शन और आकाशवाणी भाषाई शुद्धता को अपनाए हुए है और बनाए हुए है। मिसाल के तौर पर आप दूरदर्शन पर चाहे कृषि दर्शन को देखें या फिर पुराने जमाने में या बीते समय में आने वाले उन धारावाहिकों को देखें जो काफी लोकप्रिय हुए थे, जैसे कि हम लोग या फिर नुक्कड़ या फिर और भी बहुत सारे ऐसे धारावाहिक। आपने पाया होगा कि भाषा को लेकर एक सहजता और सतर्कता इन माध्यमों ने बनाकर रखी। इसी तरह अगर आप दूरदर्शन न्यूज को ही अपने सामने रखें तो आप ये पाएंगे कि हिंदी भाषा का बुलेटिन आपको हिंदी में ही सुनाई देता है और अंग्रेजी पूरी तरह से अंग्रेजी में। यहाँ पर भाषाई मिलावट या भाषाई मेल जोल से परे एक शुद्धता की परंपरा को बनाए रखने की आदत आज भी बरकरार है। यहाँ पर क्षेत्रीय चैनलों का जिक्र करना भी जरूरी है। आप जानते हैं कि दूरदर्शन के कई क्षेत्रीय भाषाओं के चैनल हैं, जैसे पंजाब में पंजाबी भाषा, वहां पर गुरुमुखी लिपि के साथ आप जब किसी कार्यक्रम को सुनते हैं या फिर आप लिपि को पढ़ते हैं तो आप ये पाते हैं कि वो अपनी उस क्षेत्रीयता को पूरी तरह से बनाए और बचाए है। इसी तरह दक्षिण भारत में दक्षिण की भाषाओं की उस ओजस्विता को पूरी तरह से बरकरार रखने की कोशिश की जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है वो अपनी भाषाई अस्मिता से जुड़ी रहती है। वो ये समझ पाती है कि राष्ट्रीयता को बनाए रखने के लिए और क्षेत्रीय भाषाओं को समझने के लिए भाषा का शुद्ध बने रहना कितना जरूरी है। यहाँ पर आकाशवाणी का जिक्र भी किया जाना चाहिए। बरसों तक आपने इस बात को और अपने बड़ों से बोलते हुए भी सुना होगा कि अगर भाषा को सीखना और समझना है, उसका सलीका जानना है तो आकाशवाणी के समाचारों को सुनिए। ये बात आज भी सच साबित होती है। आकाशवाणी भी अपनी हिंदी, अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के तमाम बुलेटिनों में इस बात को ध्यान में रखता है कि भाषाई उच्चारण, भाषा की अस्मिता और उसकी जो ओजस्विता है वो पूरी तरह से आपस में जुड़ी रहे। इसी तरह से कई ऐसे कार्यक्रम जो विदेशी प्रसारण के हैं, वहां पर भी भाषा को मिलावट के बिना उसी शुद्धता के साथ प्रसारित करने की पूरी कोशिश की जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि कई साल बाद भी जब आप किसी कार्यक्रम को सुनते हैं तो आप उस भाषा की खुशबू को और उस माटी को महसूस कर पाते हैं। अब दूसरी मिसाल, सामुदायिक मीडिया। सामुदायिक मीडिया अपने समुदाय में काम करता है। उसका समुदाय छोटा हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है। सामुदायिक मीडिया की एक बहुत बड़ी भूमिका है क्योंकि उसे उसका समुदाय जानना और समझना चाहता है।
इसे समुदाय खुद संचालित करता है, समुदाय की अपनी पूंजी से वो चलता है और इसमें किसी तरह की व्यावसायिकता को शामिल ना करने की कोशिश होती है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? भाषा को लेकर जो खासियत है वो ये कि वो अपनी जो पूरी तरह से जो स्थानीयता है उसको बरकरार रखता है। सामुदायिक मीडिया इस बात को जानता है कि अगर वो किसी गांव या कस्बे में या किसी क्षेत्र में सुना जा रहा है तो उसकी भाषा वही होनी चाहिए जो आम बोलचाल की भाषा है। इसका मतलब ये कि वो स्थानीय बोलियों को बचाए रखने की बड़े काम को भी करता है। इससे आप इस बात का अंदाजा भी लगा सकते हैं कि सामुदायिक मीडिया के जिम्मे कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। होली लक्ष्मण केले होली लंका गढ़ में रावण केले होली लंका गढ़ में रावण। भारत जैसे विस्तार से भरे हुए देश में जिसमें कितनी सारी बोलियां बोली जाती हैं, जरा सोचिए कि सामुदायिक मीडिया एक बड़ी जिम्मेदारी को किस बखूबी निभाता है। अब आप मिसाल लीजिए, जैसे रांची में अगर कोई सामुदायिक रेडियो चल रहा है या फिर हैदराबाद में किसी सामुदायिक रेडियो के जरिए उस समुदाय को उनकी जरूरतों, उनकी परेशानियों, उनसे जुड़े मुद्दों या फिर कोई जरूरी फैसलों के बारे में बात की जा रही है और उसमें उस स्थानीय भाषा और बोली का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वहां के समुदाय के लिए उसे समझना कितना आसान है। इसलिए भाषाई मुद्दे को समझते हुए ये जानना बहुत जरूरी है कि भारत जैसे देश में खास तौर पर दृश्य श्रव्य माध्यमों में अगर स्थानीय भाषा को भी जोड़े रखा जाता है तो उससे उन भाषाओं की ताकत बढ़ती है और वो भाषाएं लंबे समय तक जी सकती हैं। अब है तीसरा माध्यम, वो है व्यावसायिक माध्यम। दृश्य माध्यमों की भाषा को जानने के लिए व्यावसायिक माध्यमों की भाषा को जानना बहुत जरूरी है। आपको मैं 90 के दशक की तरफ ले जाना चाहूंगी। आप जानते हैं कि 50 का दशक वो था जब दूरदर्शन का जन्म हुआ और 90 का दशक वो था जब प्राइवेट टेलीविजन का जन्म हुआ। जी टीवी ने जब पहली बार अपने न्यूज बुलेटिन को प्रसारित किया, मुझे उस समय उस स्टूडियो में खड़े होकर उसे देखने का मौका मिला था। उस पहले प्रसारण में एक बात जो साफ तौर पर उभर कर आई थी वो ये कि जी इंग्लिश को काफी ज्यादा प्रोत्साहित करेगा। इंग्लिश का मतलब हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और अंग्रेजी का मेल जोल। ये भी कहना जरूरी है कि उस समय कोई ऐसा ठोस शोध नहीं हुआ था जिससे ये साबित हो जाए कि जनता को इस तरह की मिली जुली भाषा पसंद आ रही है, लेकिन ये माना गया कि लोकप्रिय बनने के लिए भाषा के साथ इस तरह का प्रयोग शायद लोगों को पसंद आएगा। बाद के सालों में अलग अलग टीवी चैनल आते गए और इन टीवी चैनलों ने हर तरह की भूमिका को निभाने का प्रयास किया। दूरदर्शन जब अपने प्रसारण करता था और आज भी करता है तो वो सूचना, मनोरंजन इन दोनों को जोड़कर चलता है। व्यावसायिक माध्यमों ने भी ये सोचा कि हम इसके गठजोड़ को बनाकर रखें, लेकिन भाषा को लेकर हम जनता की आम बोलचाल की भाषा को पुख्ता करने की कोशिश करें या फिर किसी तरह के प्रयोग को करें। आप इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के प्रभावों पर चिंतन कर सकते हैं। एक तबका ये मानता है कि जी और बाद में बहुत सारे जो नए चैनल आते गए उन्होंने ये मान लिया कि जब भाषाई मेलजोल होता है और भाषा कुछ चटपटी हो जाती है तो उसमें जनता का ज्यादा ध्यान भाषा के स्वाद पर होता है, भाषा की शुद्धता पर नहीं। इस बात को भी मैं जोर देकर कह दूं कि जब न्यूज की दुनिया ने इस भाषा को अपनाना शुरू किया तो ग्राफिक डिजाइनिंग ने भी इस तरह की मिलीजुली भाषा को प्रोत्साहित किया। इसका नतीजा ये भी हुआ कि हड़बड़ी से आने वाले न्यूज चैनलों ने भाषा के साथ कई तरह की
खिलवाड़ करने शुरू किए। एक बड़ी प्रतिस्पर्धा थी, हर चैनल दूसरे चैनल से आगे जाना चाहता था। न्यूज में ये प्रतिस्पर्धा ज्यादा तेज थी, या मैं कहूं कि अकल्पनीय थी। चैनलों को लगने लगा कि अगर आपको इस बाजार में टिकना है और बाजार से पूंजी को कमाना है तो आपको जल्दबाजी में अपनी भाषा में किसी बात को कहना होगा। और यही वो दौर है कि ब्रेकिंग न्यूज बहुत बड़े पैमाने पर सामने आने लगा। आज भी आप निजी चैनलों में, प्राइवेट न्यूज चैनलों में बहुत बार देखते होंगे ब्रेकिंग न्यूज का इस्तेमाल होते हुए। खबर को तुरंत बताने की हड़बड़ी का सबसे बड़ा खामियाजा भाषा को चुकाना पड़ा, क्योंकि चैनलों ने ये सोचा कि दूसरा चैनल किसी खबर को कहीं जल्दबाजी में ना बता दे, पहले हम बताएं। उस मामले में कई बार खबर को लेकर बड़ी बड़ी गलतियां हुई। वो गलतियां कई बार अक्षम्य भी थी, लेकिन साथ ही भाषा को लेकर भी बहुत तरह का खिलवाड़ होने लगा। कई बार चैनलों ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जो कि प्रसारण की योग्य नहीं थी या फिर पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण थी। जब पत्रकारों का चयन हुआ तो कई चैनल ऐसे थे जहां चैनल में पत्रकार का चयन अंग्रेजी चैनल के लिए असल में हुआ था, लेकिन उन्हें बाद में हिंदी चैनलों की भाषा के साथ जोड़ दिया गया। और यही बात हिंदी चैनलों के साथ भी हुई कि हिंदी भाषी किसी पत्रकार को जल्दबाजी में कुछ दिनों के लिए अंग्रेजी भाषा के चैनल से जोड़ा गया। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक अजीब तरह की भाषाई अशुद्धियों से भरी हुई भाषा जनता को परोसी जाने लगी। अब आप सोचेंगे कि शायद ये चैनल या ये भाषा लोकप्रिय हुई होगी। ऐसा हो सकता है वो लोकप्रिय हुई हो, लेकिन भाषाई शुद्धता के मामले में इसे बहुत सराहा नहीं जा सकता। आप जानते हैं व्यावसायिक चैनल व्यावसायिकता पर काम करते हैं। चैनलों ने अपनी लोकप्रियता के जिस टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट की बात की, उसमें ये भी साबित करने की कोशिश की कि जल्दबाजी में खबरें परोसते हमारे चैनल ज्यादा लोकप्रिय हैं। और उस लोकप्रियता के चार्ट का नतीजा ये हुआ कि इन चैनलों को कई बार ज्यादा विज्ञापन मिलने लगे। जाहिर तौर पर इससे चैनलों की पूंजी बढ़ी, उनके प्रसारण में नए विज्ञापन दिखने लगे और जनता को ये लगने लगा ये चैनल लोकप्रिय हैं। और चैनलों को चलाने वालों को महसूस होने लगा या उन्हें ये शायद गलतफहमी या खुशफहमी होने लगी कि इस तरह की भाषा ही ज्यादा लोकप्रिय होती है। ये अपने आप में एक शोध का विषय है कि भाषा को लेकर इस तरह के जो बिना सोचे समझे किए गए प्रयोग हैं, उनके नतीजे क्या निकले। इस भाषा का एक असर न्यूज के अलावा धारावाहिकों पर भी हुआ और कार्यक्रमों पर भी। कार्यक्रमों के प्रसारण में मिलीजुली भाषा के कार्यक्रमों को तवज्जो दी जाने लगी। धारावाहिकों में भी धड़ल्ले से मिलीजुली भाषा का प्रयोग हुआ और इसका नतीजा जनता पर यह पड़ा कि जाने अनजाने हमारे युवा भी इस मिलीजुली भाषा का इस्तेमाल करने लगे। भाषाई अशुद्धियों को लेकर कोई मानक तय नहीं हुए, किसी मापदंड को लेकर कोई बड़े सवाल खड़े नहीं हुए। इसका भी नतीजा ये हुआ कि कई बार खासतौर पर निजी चैनलों में हम जिस भाषा को नीचे लिखा हुआ पढ़ते हैं, जिसे हम टिकर कहते हैं, उसमें हमने भाषाई अशुद्धियों को बड़े पैमाने पर होते हुए देखा। इसका एक और नतीजा प्रिंट मीडिया पर पड़ा। प्रिंट में कई अखबारों ने, कुछ बड़े अखबारों ने खास तौर पर इस तरह की मिलीजुली भाषा को अपनाने का प्रयास किया। आप हैरान होंगे ये जानकर कि 2000 के आसपास यानी 21वीं सदी की शुरुआत के साथ हिंदी के कुछ अखबारों ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल फ्रंट पेज में, मुख्य पृष्ठ पर इस्तेमाल करना शुरू किया, जो कि इससे पहले भारतीय मीडिया में नहीं देखी गई थी। इसका भी नतीजा ये निकला कि मीडिया के विद्यार्थी और नवयुवक
जब अखबार को पढ़ते हैं तो उन्हें ये महसूस होने लगता है कि शायद भाषा का मानक यही होगा, लेकिन ये सच नहीं है। इस सारी तैयारी का ये भी हुआ कि हिंदी और अंग्रेजी के पत्रकारों ने धीरे धीरे एक दूसरे की भाषा को सीखने का कुछ प्रयास भी किया, और कई राजनेताओं ने भी ये प्रयास किया कि वो जनता की भाषा यानी हिंदी भाषा में ज्यादा वार्तालाप कर सकें। क्योंकि हिंदी चैनलों की पताका जब फहराने लगी तो राजनेताओं को भी ये महसूस हुआ कि भारतीय जनमानस में लंबे समय तक टिके रहने के लिए ये जरूरी है कि हिंदी भाषा में संवाद की काबिलियत को उत्पन्न किया जाए। आप इस बात की कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी आते आते कई ऐसे राजनेता जिन्हें असल में हिंदी भाषा में संवाद करने में बेहद परेशानी होती थी, उन्होंने हिंदी भाषा में बोलने का प्रयास शुरू किया। एक तरह से इस तरह की भाषाई माहौल ने एक नई तरह की मुहिम को भी छेड़ दिया। 2006 में भारत में लोकसभा टीवी का जन्म हुआ। मुझे इस चैनल के साथ एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़ने का मौका मिला, और मुझे ये महसूस करने का मौका मिला कि लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करते हुए इस चैनल ने भी उस परंपरा को आगे बढ़ाया जहां हिंदी और अंग्रेजी भाषाई की अस्मिता को लेकर बहुत साफ मापदंड थे। इस चैनल ने भी कोशिश यही की कि भाषाई परंपरा कायम रहे और उसके साथ साथ लोक परंपरा को भी पूरी जगह मिले। बाद में राज्यसभा टीवी और अभी इसी साल यानी 2021 में संसद टीवी के आने के बाद ये बात साबित हुई है कि सरकारी चैनल या फिर जन सेवा प्रसारक ये कोशिश कर रहे हैं कि भाषा को लेकर प्रयोग अपनी जगह है, भाषा की अस्मिता को बनाए रखना बहुत जरूरी है। लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी और बाद में संसद टीवी का जन्म, इन चैनलों ने भी इस बात की नींव रखी है कि लोकतांत्रिक परंपरा की रक्षा करने के साथ साथ भाषाई अस्मिता को पूरे गौरव के साथ जनता के सामने रखा जाए। पूंजी के लालच या पूंजी के दबाव से परे इन चैनलों ने जनता की भाषा को मजबूती के साथ बचाए रखने का जिम्मा उठाया है। आज हमने तीनों परिपाटियों की बात की। हमने बात की पब्लिक सेवा ब्रॉडकास्टर की बात, फिर हमने सामुदायिक मीडिया की बात की और व्यावसायिक मीडिया को भी हमने इसमें जोड़ा। भाषाई शुद्धता की बात करते करते इस बात का भी ध्यान रखें कि भाषाई उच्चारण भी बहुत जरूरी है। आज भी दूरदर्शन, आकाशवाणी इस बात की कोशिश करता है कि उनके समाचार वाचक उच्चारण को लेकर पूरी तरह से पुख्ता हो, खालिस उच्चारण जनता के सामने आए। लेकिन व्यावसायिक चैनलों में हमने कई बार देखा कि उच्चारण को लेकर बहुत गंभीरता अक्सर गायब हो जाती है। जैसे श और स को लेकर, ज और ज को लेकर जो उच्चारण होना चाहिए, कई बार वो सटीक उच्चारण दिखाई नहीं देता। यहाँ ये बात ध्यान रखने योग्य है कि जब हम किसी भी देश में मीडिया की गौरवशाली परंपरा की बात करते हैं तो उस समय उसका कंटेंट, उसकी प्रोडक्शन और उसके साथ साथ भाषा को लेकर अपनाई गई उसकी गंभीरता भी बहुत मायने रखती है। यहाँ केदारनाथ सिंह की कुछ पंक्तियां मुझे याद आती हैं। मेरा टीवी लगभग प्रलाप जैसी भाषा में जो लगातार बोलता रहता है, एक खास तरह का प्रदूषण भी मेरी भाषा की दुनिया में इसके जरिए फैलता है। केदारनाथ सिंह ने इन बहुत सटीक पंक्तियों के जरिए दृश्य माध्यम की भाषा पर प्रहार किया। ऐसे बहुत से कवि, लेखक और संपादकीय टिप्पणियां आप पढ़ सकते हैं जहां पर इस बात की चिंता जताई गई कि अगर दृश्य श्रव्य माध्यमों ने भाषा को लेकर सजगता ना अपनाई
तो आने वाले समय में भाषाई शुद्धता को लेकर नई पीढ़ी को समझा पाना आसान नहीं होगा। भारत जैसे देश में आज भी बहुत से लोग एक लंबा समय टीवी को देखने में गुजारते हैं। जाहिर तौर पर टीवी की भाषा और लिखे हुए शब्द दिमाग में एक असर डालते हैं। इसलिए अगर इन माध्यमों की भाषा शुद्ध नहीं होगी तो नव पीढ़ी को इन्हीं शब्दों को याद रखने की आदत पड़ जाएगी जो अशुद्ध होंगे। यहाँ पर एक मिसाल चित्रहार की देना चाहूंगी। दूरदर्शन ने जिन सालों में चित्रहार की शुरुआत की, एक प्रयोग भी साथ में किया। लंबे समय तक गाने के शब्दों को टिकर के साथ नीचे लिखा जाता था। इसकी एक बड़ी वजह ये थी कि दूरदर्शन ये मानने लगा था कि जो नव साक्षर हैं, जो संगीतमय कार्यक्रमों को खास तौर पर बड़ी दिलचस्पी से देखते हैं, अगर उनके लिए साथ साथ अक्षर लिखे होंगे तो उन्हें एक प्रोत्साहन मिलेगा। वो गाने सुनते सुनते उन शब्दों को पढ़ना चाहेंगे और जब वो पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उनकी साक्षरता की दर बढ़ेगी। ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित हुआ जो साक्षर तो थे लेकिन कई बार भाषाई अशुद्धि का शिकार हो जाते थे। चित्रहार जैसे संगीतमय कार्यक्रम ने भारत जैसे देश में साक्षरता की मुहिम को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका निभाई। आप जानते हैं, भारत में पूरी दुनिया के मुकाबले सबसे ज्यादा टीवी चैनल हैं। हम प्रिंट मीडिया की परंपरा में भी बहुत आगे हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की परंपरा भी बहुत पुख्ता है। इन सब परंपराओं के बीच में भाषा की खुशबू कायम रहे, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि दृश्य श्रव्य माध्यम इस बात को लेकर सजग और सतर्क रहें कि जनता को जो परोसा जा रहा है वो पूरी तरह से शुद्ध हो, क्योंकि इन माध्यमों को अभी एक लंबे समय तक अपनी पारी खेलनी है। इन माध्यमों में जो परोसा जाता है वो बाद में ऑनलाइन मीडिया में भी अपनी जगह बनाता है। ये नया मीडिया भी कई बार प्रभावित होता है दृश्य श्रव्य माध्यमों से। इसलिए भाषाई परंपरा का बना रहना भारत जैसे देश की गौरवमयी परंपरा को बहुत आगे ले जाने में एक बड़ी भूमिका निभाएगा। उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। नमस्कार।